नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञानदायनी क्लासेज ऑनलाइन। तो हम अनुवांशिकी में आज पढ़ेंगे वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत पढ़ेंगे। तो देखिए, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या होता है, आइए हम इसके बारे में समझते हैं। देखिए, मेंडल अपने प्रयोगों को क्या किया था 1865 में कंप्लीट करके, मतलब 1865 में प्रयोग को संपन्न किया और पत्रिका में लिखकर वैज्ञानिकों के पास भेज दिया। तो वही बात हम यहाँ पर देखेंगे कि उसके आगे क्या हुआ है। तो आप कहोगे, मेंडल द्वारा लक्षणों की वंशागति पर जो किए गए कार्य थे, मेंडल द्वारा वंशागति के लक्षणों पर जो किए गए कार्य थे वो क्या हुए थे, आपके 1865 में वैज्ञानिकों के पास प्रकाशित हो गए थे, पहुंच गए थे। परंतु कई कारणों यह कार्य काफ़ी समय तक, अर्थात 19वीं शताब्दी तक क्या रहा, ये अज्ञात रहा। तो मेंडल ने इतना महान कार्य किया, लेकिन उस समय वैज्ञानिकों के पास तो 1865 में भेज दिया पत्रिका को, लेकिन काफ़ी कारणों से यह कार्य 19वीं शताब्दी तक अज्ञात रहा, जानकारी में नहीं मिला। फिर उसका कारण ये है कि जैसे आज के दिनों में क्या है, संचार के बहुत सारे साधन मौजूद हैं, लेकिन पहले के समय में संचार के साधन इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे। और मेंडल को कोशिका विज्ञान के बारे में, ग्रेगर जॉन मेंडल को कोशिका विज्ञान के बारे में विशेष जानकारी नहीं थी। और उन्होंने जो अपना प्रयोग किया, प्रयोग के उपरांत लक्षणों की वंशागति, प्रयोग के बाद लक्षणों की वंशागति के लिए जो महत्वपूर्ण कारक था, जो उनका जैसे उन्होंने बताया था कि लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में वंशागति होते हैं, जाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कारक शब्द को क्या किया था, रिस्पॉन्सिबल, मतलब उत्तरदायी माना था। मेंडल ने बताया था कि जब लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं तो कोई कारक जरूर है जो लक्षण को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लेकर जाता है। तो ये मेंडल ने बताया था। फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद 1800 कितने में, अब कहानी बढ़ रही, देखिए 1869 में, कितने में, 1869 में वैज्ञानिक कौन थे, फ्रेडरिक मिसर। इन्होंने क्या किया, कोशिका के केंद्रक से एक पदार्थ को अलग किया। इन्होंने, मान लीजिए कोशिका है, ये क्या है, कोशिका है, कोशिका के ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर से एक पदार्थ को ऐसे अलग किया, मतलब इस पदार्थ को इन्होंने बाहर निकाला। तो आप कहोगे 1869 में वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिसर ने क्या किया, कोशिका के केंद्रक से एक पदार्थ को बाहर निकाला। क्या किया, एक पदार्थ को बाहर निकाला। और ये पदार्थ कैसा था, पहले जब निकाला तो इसका नाम दिया न्यूक्लिन। क्या नाम दिया, न्यूक्लिन, इसका नाम दिया न्यूक्लिन। लेकिन बाद में देखा गया कि जो केंद्रक से पदार्थ को फ्रेडरिक मिसर ने निकाला था, उसकी वह अम्लीय प्रकृति का था। कैसा था, वह अम्लीय प्रकृति का था, इसलिए इसका नाम पड़ गया न्यूक्लिक अम्ल। क्या पड़ा, बाद में सुधार करके इसका नाम क्या पड़ा, न्यूक्लिक अम्ल पड़ा। तो आपने ये चीज़ देखा कि वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में कोशिका के केंद्रक से एक पदार्थ को निकाला, और जब निकाला तो उसका नाम क्या रखा, न्यूक्लिन। तब उसका नाम न्यूक्लिन रखा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो पदार्थ निकाला गया था अम्लीय प्रकृति का था, इसलिए इसका नाम फिर रखा गया न्यूक्लिक अम्ल। क्या रखा गया, न्यूक्लिक अम्ल रखा गया। तो हमने
इतनी चीज़ को देखा। अब यहाँ पे देखिए, अब कहानी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अब आप कहोगे कि बाद में यह जानकारी प्राप्त हुई कि जो बाद में यह जानकारी प्राप्त हुई कि जो गुणसूत्र होते हैं, बाद में यह जानकारी प्राप्त हुई कि जो गुणसूत्र होते हैं वे किससे मिलकर बने होते हैं, वे न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं। तो बाद में ये जानकारी मिली कि जो गुणसूत्र है, जो क्या है, गुणसूत्र है, वो किससे बने होते हैं, वो आपके न्यूक्लिक अम्ल से मिलके बने होते हैं। तो जो गुणसूत्र होते हैं वे न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं। ये बाद में जानकारी प्राप्त हुई। तो ये चीज़ देखा कि हम अभी तक देखे कि जो गुणसूत्र होते हैं वो न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं। गुणसूत्र किससे बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं। हमने ये चीज़ देखा। अब प्रश्न उठता है कि गुणसूत्र की खोज किसने किया, गुणसूत्र की खोज किसने किया। तो गुणसूत्र की खोज किए थे स्टेसबर्गर ने किया था। लेकिन कुछ लोग या कुछ वैज्ञानिक नोगेली को मानते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, गुणसूत्र की खोज स्टेसबर्गर ने किया था। और इन्होंने मतलब बताया कि कोशिका जब विभाजित होती है, कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, तो उस समय कुछ ऐसी मान लेते हैं, यहाँ पे ये कोशिका है, ये कोशिका है। अब कोशिका में ऐसी कुछ आपको ऐसे धागे की तरह ऐसे आपको रचनाएं दिखाई देती हैं, धागे की तरह आपको रचनाएं दिखाई देंगी। और ये रचनाएं जब कोशिका विभाजित होती है तो ये रचनाएं भी क्या होती हैं, बंटती हैं। तो इसी को स्टेसबर्गर ने क्या कहा, गुणसूत्र नाम दिया। क्या नाम दिया, गुणसूत्र नाम दिया। अब देखिए, लेकिन उस समय काफ़ी समस्या थी। नाम तो यहाँ पे आप कहोगे कि मतलब खोज तो लिए थे स्टेसबर्गर कि ये गुणसूत्र है, कुछ रचनाएं पाई जाती हैं, लेकिन नाम क्लियर इसको नहीं दे पाए थे। तो इसको नाम किसने दिया, वाल्डेयर ने इसका नाम किया। और नाम इसका क्या दिया वाल्डेयर ने इसे कहा कि ये क्या है, ये है गुणसूत्र। ये क्या है, गुणसूत्र है। अर्थात कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र का पूरा देखिए नाम क्या है, क्रोमो और सोम्स। तो क्रोमो मतलब कलर, क्रोमो का मतलब क्या है, कलर या रंग देने वाला। क्रोमो मतलब कलर या रंग देने वाला। सोम मतलब होता है धागे। तो आप कहोगे रंगीन धागे। तो यदि आप गुणसूत्र को सही से देखें संधि विच्छेद के रूप में, तो होगी हिंदी इसकी क्रोमो मतलब क्या है, कलर मतलब रंगीन, और सोम से मतलब धागे। तो ये चीज़ मिलते हैं आपको, आपने इसके बारे में देखा। पुनः देखिए आप, जो गुणसूत्र होते हैं न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं। गुणसूत्र की खोज स्टेसबर्गर ने किया। और उन्होंने देखा कि जब कोशिका में विभाजन होता है तो कुछ रचनाएं पाई जाती हैं, सूत्र की तरह होती हैं, धागे की तरह होती हैं, और वे जब कोशिका बढ़ती है तो वे भी अपने आप को मल्टीप्लाई करती हैं और बढ़ जाती हैं, विभाजन हो जाता है। बाद में इन रचनाओं को, ध्यान देना, स्टेसबर्गर ने केवल इन रचनाओं को देखा था, लेकिन नाम कोई नहीं दिया था। तो बाद में कौन आए, वैज्ञानिक वाल्डेयर आए। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस रचना को क्या नाम दिया, वाल्डेयर ने इस रचना को गुणसूत्र नाम दिया। गुणसूत्र को यदि हम क्लियरली करें, तोड़े, तो मिलेगा कि क्रोमो प्लस सोम, मतलब गुणसूत्र को हम अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमा का मतलब है या क्रोमो का मतलब है रंगीन, सोम से मतलब है धागे। तो कोशिका में कुछ ऐसी रंगहीन छड़नुमा या सूत्र के आकार की रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। तो हमने इस चीज़ को देखा। अब हम आगे देखेंगे कि वैज्ञानिक शटन और बाबेरी। देखिए आगे आते हैं आपके वैज्ञानिक शटन और बाबेरी। तो उन्होंने क्या कहा, देखिए 1902 में शटन और बाबेरी, कौन, शटन और बाबेरी ने बताया, 1902 में शटन और बाबेरी ने बताया कि लक्षणों की वंशगति अर्थात लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में गुणसूत्रों के माध्यम से जाते हैं। अर्थात
गुणसूत्र ही लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले करके जाता है, इन्होंने बताया। लेकिन बाद में जोहानसन, कब, 1903 में वैज्ञानिक जोहानसन ने 1903 में वैज्ञानिक जोहानसन ने कहा कि जो मेंडल अपना प्रयोग किए थे और प्रयोग में कहे थे कि लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाता है। प्रयोग में मेंडल ने कहा था लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाता है, लेकिन लक्षण को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, जैसे F1 से F2 में लक्षण जा रहा है, तो इसके लिए मेंडल ने कारक शब्द का प्रयोग किया था। किसका? कारक शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन वैज्ञानिक जोहानसन ने 1903 में मेंडल के इस कारक शब्द को क्लियरलीफाई किया, स्पष्टीकरण किया और कहा कि कारक शब्द को मेंडल कारक दिए थे, लेकिन उनका रियल मतलब असली महत्व ये था कि जीन होना चाहिए। तो मतलब वैज्ञानिक जोहानसन ने मेंडल के कारक शब्द को जीन कहा। क्या कहा? वैज्ञानिक जोहानसन ने मेंडल के कारक शब्द को जीन कहा। आइए हम देखते हैं कि लक्षणों की वंशागति कैसे होती है। तो अब देखिए, मेंडल ने कहा था कि कारक के द्वारा, मतलब कारक होते हैं जो लक्षण को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाते हैं। वैज्ञानिक जोहानसन ने कहा कि जीन होते हैं जो लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लेकर जाते हैं। तो हमने इस चीज़ को देखा। आइए हम देखते हैं जीन और कारक में क्या अंतर होते हैं। जीन मतलब गुणसूत्र पर मिलेंगे और कारक को हम देखते हैं। तो देखिए इन दोनों में क्या अंतर होता है, आइए हम इसको समझते हैं। तो एक तरफ हम देखेंगे जीन और एक तरफ हम देखेंगे कारक। तो पहले हम देखेंगे कारक जीन के बारे में। और जीन कहाँ मिलते हैं? गुणसूत्र पर। गुणसूत्र, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जीन और गुणसूत्र एक तरफ रहेगा कारक। कारक शब्द का प्रयोग किए थे मेंडल, और गुणसूत्र या जीन शब्द का किसने प्रयोग किया था? जोहानसन ने किया था। और किसने किया था? सटन और बॉबेरी ने किया था। अब आइए हम देखते हैं। तो इनके अनुसार जो पहला पॉइंट है उसे हम देखते हैं। आप कहोगे समसूत्री कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होते हैं वे जोड़े में रहते हैं। समसूत्री कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होते हैं वे जोड़ों में रहते हैं। और मेंडल ने क्या कहा? मेंडल ने कहा कि कारक भी जोड़े में रहते हैं। तो आप कहोगे गुणसूत्र जोड़े में रहते हैं और कारक जोड़े में रहते हैं। कारक भी जोड़े में रहते हैं। तो पहला इनका यह सिद्धांत था। दूसरा हम देखते हैं कि दूसरे में क्या है। इन्होंने कहा कि जब क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो दोनों गुणसूत्र अलग अलग बढ़ जाते हैं। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं? अलग अलग बढ़ जाते हैं। और मेंडल ने क्या कहा? मेंडल ने कहा कि जब युग्मनज का निर्माण होता है तो कारक अलग अलग बढ़ जाते हैं। मेंडल ने कहा जब युग्मनज का निर्माण होता है तो कारक अलग बढ़ जाते हैं। मेंडल ने कहा जब युग्मनज का निर्माण होता है तो कारक अलग अलग बढ़ जाते हैं। ये चीज़ हमने देखा। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट आप कहोगे कि प्रत्येक युग्मनज में जब कोशिका विभाजन संपन्न हो गया तो प्रत्येक युग्मनज में एक एक गुणसूत्र आ जाता है। जब कोशिका विभाजन संपन्न हो जाता है तो प्रत्येक युग्मनज में एक एक गुणसूत्र आ जाता है। वैसे मेंडल ने कहा कि जब क्या होता है? युग्मनज बन जाता है। जब युग्मनज बन जाता है तो क्या होता है? उसमें एक एक कारक आ जाता है। ये मेंडल ने कहा।
अगला पॉइंट हम देखते हैं कि अगले पॉइंट में क्या है। आप कहेंगे कि नर से एक, देखिए इनके अनुसार क्या है, जीन के मतलब क्या कहेंगे आप कि नर से एक क्या होता है आपका, एक गुणसूत्र आता है, एक गुणसूत्र मादा से आता है। अर्थात नर से एक जोड़ी गुणसूत्र और मादा से एक जोड़ी गुणसूत्र आता है। और मेंडल ने क्या कहा कि नर से या मेल से एक जोड़ी कारक आते हैं और फीमेल से एक जोड़ी कारक। लेकिन ध्यान देना, ये कारक तो जोड़ी में रहते हैं, मान लेते हैं आर और स्मॉल आर, ये जोड़ी में है, लेकिन अगली पीढ़ी में केवल जोड़ी में से एक ही कारक वंशागति होते हैं, जोड़ी में से केवल एक ही कारक वंशागति होंगे इस रूप में। और यही बात मेंडल भी बोले थे कि जोड़, जैसे यहाँ पे दो गुणसूत्र हैं, एक आए, वैसे मेंडल भी बताए थे कि कारक मान लेते हैं हमारे पास ये है, क्रॉस हमने कराया तो अगली पीढ़ी में केवल एक ही कारक क्या होंगे, वंशागत होंगे। तो हमने इस चीज़ को देखा। फिर इसके बाद क्या है, आप कहोगे कि जब गुणसूत्री विभाजन, मतलब जब गुणसूत्रों के जो समजात खंड होते हैं उनका विभाजन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है, तो उनकी संख्या क्या होती है, समान हो जाती है। अर्थात दोनों गैमेट की संख्या बराबर हो जाती है। पांचवें में इन्होंने कहा कि समसूत्री या गुणसूत्रों के समरूप जोड़े, मान लेते हैं ऐसे जोड़े बने हैं, तो एक जोड़ा ये बना हुआ है और एक कारक का जोड़ा मान लेते हैं, तो बाद में इसमें जीन ऐसे लगे हुए हैं, तो जीन इसमें भी मतलब ऐसे लगे रहते हैं, और क्या होता है, इनके अगले खंड आके बन जाते हैं। तो यही बताया मेंडल, और कौन बताया, जोहानसन ने बताया। पुनः इस साइड को एक बार हम देखते हैं। आप कहोगे कि इन्होंने कहा कि कारक जोड़ी में मतलब ये हम बात करते हैं जीन के सिद्धांत के अनुसार, तो जीन या गुणसूत्र जोड़ी में रहते हैं। उसी प्रकार मेंडल ने कहा कारक क्या होता है, जोड़ी में या जोड़े में रहता है। फिर अर्धसूत्री विभाजन के समय जोड़े में से एक गुणसूत्र अलग हो जाता है। तो मेंडल ने कहा जब युग्मनज बनता है या अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कारक भी अलग अलग हो जाते हैं। फिर युग्मनज मतलब जब विभाजन हो गया, जब युग्मनज बनता है तो उसमें एक एक गुणसूत्र आ जाता है, युग्मनज में एक एक गुणसूत्र आ जाता है। उसी प्रकार कारक मतलब मेंडल ने कहा जब युग्मनज बनता है तो उसमें एक एक कारक आ जाता है। फिर क्या हुआ कि गुणसूत्र जोड़ी में रहते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं, मतलब यहाँ पे एक जोड़ी मेल के पास, एक जोड़ी फीमेल के पास, एक जोड़ी मेल के पास रहता है, एक जोड़ी फीमेल के पास रहता है। मेंडल ने कहा वही प्रक्रिया इसमें भी होती है। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट है, देखते हैं कि जब निषेचन प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, तो निषेचन प्रक्रिया जब संपन्न हो जाती है तो गुणसूत्र जो जोड़ी में रहते हैं वो समरूप हो जाते हैं। निषेचन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं, जोड़ी में रहते हैं जैसे पहले रहते थे। वही मेंडल ने कहा कि प्रत्येक जीव क्या करता है, अपने जनक से एक एक कारक को प्राप्त करता है। तो ये हमने देखा। अब आगे हम देखते हैं अब हम देखेंगे इसके आगे। तो इसके आगे क्या है, अब आप कहोगे कि वैज्ञानिक शटन और बाबेरी ने 1903 में वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया और बताया कि गुणसूत्र जो होते हैं वे संख्या में कम होते हैं। देखिए वैज्ञानिक शटन और बाबेरी ने कब किया, 1903 में वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि गुणसूत्र कम होते हैं बल्कि जीन की संख्या अधिक होती है। एक ऐसे हम चित्र देखते हैं, यहाँ पर ये मान लेते हैं हमारे पास एक गुणसूत्र है, क्या है, ये हमारे पास एक गुणसूत्र है। यहाँ पे मान लेते हैं जीन, ऐसे जीन लगे हुए हैं इसमें। तो ये क्या है, ये हमारे पास एक गुणसूत्र है और इस पर जीन लगे हुए हैं। तो देखिए गुणसूत्र केवल एक है, जीन बहुत सारे हैं। और एक बात ध्यान देना, जीन गुणसूत्र पर जहाँ पाए जाते हैं उस स्थान को हम लोकस कहते हैं। तो ये स्थान क्या हो जाएंगे, आपके लोकस हो जाएंगे। ये लोकस मतलब जो स्थान है लोकस कहलाएगा। तो पुनः ध्यान देना कि शटन और बाबेरी ने वंशागत का गुणसूत्रीय सिद्धांत 1903 में दिया था और उन्होंने कहा कि गुणसूत्र की संख्या कम होती है और जीनों की संख्या अधिक होती है।
इसके बारे में इन्होंने बताया। और उसके बाद कहा कि जीन जो होते हैं वे जहाँ पे मिलते हैं उन्हें हम गुणसूत्र पर जहाँ मिलेंगे उन्हें हम लोकस कहेंगे। और एक बात ध्यान देना कि ये किससे बने होते हैं, ये न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं, अभी हमने चर्चा किया। अब आप कहोगे कि जब मतलब ये हमारे पास गुणसूत्र है और गुणसूत्र में जिस क्रम में जीन मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, या वे कैसे होते हैं आपके रैखिक क्रम में होते हैं। अरे भाई देखिए एक लाइन के रूप में मिल रहा है ना आपको जीन, तो ये कैसे होगा, रैखिक क्रम होगा, रैखिक क्रम होगा। तो हमने इसके बारे में देखा। अब हम देखते हैं इसके आगे। तो हमने देखा कि गुणसूत्र पर बहुत सारे जीन पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में मियोसिस के समय क्या होना चाहिए, गुणसूत्र पर मिलने वाले जो जीन होते हैं एक ही प्रकार वंशागत होने चाहिए। अर्थात जैसे ये हमारे पास एक गुणसूत्र है, इस पर जितने भी जीन मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पर ये गुणसूत्र एक इकाई के रूप में कार्य करना चाहिए, एक इकाई के रूप में इस गुणसूत्र को एक इकाई के रूप में कार्य करना चाहिए। और इस पर मिलने वाले सभी जीन एक ही कोशिका में एक ही साथ वंशगत होने चाहिए। पुनः ध्यान दीजिए, ये गुणसूत्र एक इकाई के रूप में कार्य करना चाहिए और इसमें मिलने वाले जीन क्या होने चाहिए, एक ही साथ इस कोशिका पर वंशगत होने चाहिए और यहाँ पर होने चाहिए। हमने ये चीज़ को देखा। और आप कहेंगे कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल अलग अलग गुणसूत्र पर मिलने वाले जीन ही स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित हो सकें। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग अलग गुणसूत्र पर स्थित जीन ही क्या हुए, स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित हो सकें। तो इन्होंने इसके बारे में कहा। और फिर उसके बाद हम कहेंगे अपव्यूहित हो सकें, ये हमने देख लिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जीन का वह समूह, ध्यान देना एक बात, जीन का वह समूह जो एक इकाई की तरह व्यवहार करता है, जीन का वह समूह जो एक इकाई की तरह व्यवहार करता है। अरे भाई जैसे ये हमारे पास जीन है बहुत सारे हैं और ये गुणसूत्र क्या है, इकाई की तरह व्यवहार कर रहा है, तो आप कहोगे जीन का वह समूह जो एक इकाई की तरह व्यवहार करता है उसे हम क्या कहते हैं, सहलग्न जीन कहते हैं। क्या कहेंगे, सहलग्न जीन कहेंगे। तो आप कहेंगे कि जीन का वह क्रम जो इकाई की तरह कार्य करता है और उस पर जितने जीन मिलते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, सामूहिक रूप से सहलग्न जीन कहेंगे। और इस परिघटना को हम सहलग्नता कहते हैं। और इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज किए थे वैज्ञानिक बेटसन और पुनेट। किस पे किए, मतलब कौन किए थे, वैज्ञानिक बेटसन और पुनेट ने किया था। और किस पर ये अपना प्रयोग किए थे, तो ये अपना प्रयोग किए थे स्वीट पी, मीठी मटर पर। किस पर ये अपना प्रयोग किए थे, मीठी मटर पर ये अपना प्रयोग किए थे और सहलग्नता के बारे में जानकारी दिए थे। तो हमने ये चीज़ को देखा। तो हमने देखा यहाँ पर जो चीज़ एक बार संक्षेप में उसे समझ लेते हैं। 1903 में वैज्ञानिक शेटन और बाबेरी ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि गुणसूत्र संख्या में कम होते हैं और जीन क्या होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं। उन्होंने इस बात को बताया और कहा कि एक गुणसूत्र पर बहुत सारे जीन मिलते हैं और जीन गुणसूत्र पर जिस स्थान पर मिलते हैं उसे लोकस कहा। और यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, अब ये गुणसूत्र पर जितने जीन हैं ये एक इकाई की तरह कार्य करने चाहिए। कब, जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होती है। और मेंडल ने कहा था कि जब मान लीजिए एक जीन हमारे पास ये है, दूसरा जीन है, तो जो अलग जीन है उस पर एक दूसरा क्या हमारे पास है, यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारे पास है गुणसूत्र, तो एक गुणसूत्र ये हो गया, दूसरे गुणसूत्र जो है उस पर अलग जीन होंगे। तो वे अगर अलग हैं तब तो उनके जीन क्या होंगे,
अलग प्रकार के होंगे, अर्थात वे वंशगत के लिए स्वतंत्र है मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम के अनुसार। अर्थात यहाँ पे ये गुणसूत्र एक इकाई की तरह कार्य करना चाहिए, और जब ये गुणसूत्र एक इकाई की तरह व्यवहार करेगा तो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लक्षणों को कौन ले जाएगा, ये गुणसूत्र ले जाएंगे। और जब ऐसा होगा, इकाई की तरह कार्य करेगा, तो इस गुणसूत्र पर मिलने वाले सभी जीन क्या कहलाएंगे, आपके सहलग्न जीन कहलाएंगे। और ये कोशिका में एक साथ वंशगति होंगे। क्या होंगे, ये कोशिका में एक साथ वंशगति होंगे। इसी परिघटना को सहलग्नता कहते हैं। एक बात ध्यान देना, गुणसूत्र पर जीन रैखिक क्रम में मिलते हैं। और किसकी, सहलग्नता की खोज, ध्यान देना, सहलग्नता की खोज वैज्ञानिक बेटसन और पुनेट ने किया था। किस पौधे पर किया था, मीठी मटर पर किया था। तो आज हमने पढ़ा कि वंशगत का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है, और कल इसके आगे पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।